गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया था। ठीक, बेसिक ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख लेना एक बार कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और कैसे फर्स्ट वॉल्यूम को हम कैसे कवर करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और चीज़ें कैसे लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से, कॉन्सेप्ट कैसे लिंक होते हैं, वो सारे हमने किया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे बेसिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज अच्छे से सीख के सब में आपस में लिंकिंग करना सीख जाओगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट की लिंकिंग नहीं सीखोगे न्यूमेरिकल करना वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, खासकर कंपटीशन के न्यूमेरिकल, वो चाहे IIT JEE हो चाहे नीट हो। ठीक है, नीट में भी अब इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो, सारे लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो, जो फार्मूला पढ़ रहे हो, उस फार्मूले के दूसरे फार्मूले से दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंकिंग क्या है, कैसे आप सारे कॉन्सेप्ट को एक सीक्वेंस में रख के और उसको प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, वही न्यूमेरिकल में यूज करना होता है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को लिंक करना या फार्मूले को लिंक करना, एनालाइज करना आप नहीं सीखोगे, फिजिक्स अच्छे से समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसे कि हम बता रहे हैं, हम एनसीईआरटी थॉरली कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी थॉरली कवर कर रहे हैं, और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक है, पहला फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका जो पहला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक चार्ज है। आज इसी के अबाउट हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में जैसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक चार्ज का। ठीक है, एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैटिक चार्ज। कोई चार्ज है जो रेस्ट पे है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, वही हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम स्टडी करते हैं, जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसके अबाउट करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके पहले देखो आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। एक तो CBSE बोर्ड का जो टॉपिक है, सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे उसी लेवल में। ठीक है, उससे अप करेंगे, एडवांस भी करेंगे, IIT और नीट के लेवल में भी करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट लगभग क्या होता है, बोर्ड हो या IIT हो या नीट हो, कॉन्सेप्ट लगभग सब में सेम होता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। चेंज होता है बस न्यूमेरिकल का लेवल। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं वो न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल और कंपटीशन लेवल दोनों में डिफरेंस होता है, वहीं से डिफ़र कर जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि लिंकिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो लगते हैं, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट लग जाते हैं जो कि बोर्ड में नहीं आते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। बाकी कॉन्सेप्ट थ्योरी अगर देखोगे तो टोटल जो बोर्ड में है वही आपका वहाँ भी है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो आप, एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे होगे अभी जो है रेनिंग टाइम है, इस टाइम में भी आप देखते होगे क्लाउड का क्या होता है, कोलिजन होता है। जो क्लाउड्स होते हैं, बादल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने के बाद संघट करते हैं, कोलिजन को संघट बोलते हैं। जब कोलिजन करते हैं तो आप देखते होगे कि लाइट दिखाई देती, बहुत तेज चमक दिखाई देती, जिसको आप बोलते हैं बिजली चमक रही है। ठीक है, तो लाइटनिंग होती है और आवाज़ भी होती है, थंडरिंग बोलते हैं। तो लाइटनिंग थंडरिंग आवाज़ होती है। ठीक है, इसके पीछे फिनोमिना क्या होता है आखिर में, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब के पीछे फिनोमिना क्या है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है उसमें आप देखोगे दो ब्लेड जो है आपस में ऐसे चिपकती हैं, फैलती हैं, चिपकती हैं, फैलती हैं, उसके पीछे क्या फिनोमिना होता है। तो इन सब के पीछे जो होता है वो चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में क्या होता है, चार्ज होते हैं और चार्ज आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके ही ये साउंड और ये लाइट एमिट करते हैं। क्लियर हो गया। तो वहाँ पे चार्ज फिनोमिना है, कोलिजन ऑफ चार्ज होता है। अब बात करें हम इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम इसको लिंक कर रहे हैं। देखो इसको बोलते हैं लिंक कर रहे हैं आपको ग्रेविटेशन से, क्योंकि क्लास 11th में आप ग्रेविटेशन पढ़े होंगे।
ग्रेविटेशन पढ़े होंगे। तो ग्रेविटेशन में क्या है, वहाँ मास पढ़ा था आपने। मास क्या होता है, मास एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मैटर होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मीन्स किसी को अट्रैक्ट करता है, किसी के ऊपर फोर्स लगाता है, ये सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सेम उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये भी उसी तरह से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि ग्रेविटेशनल मास होता है। ये क्या करता है, ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल मास है तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड करता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है। और दूसरे की फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना, ऑब्जर्व करना। दूसरे की फील्ड को क्या करना, ऑब्जर्व करना। दोनों काम करेगा, ऑब्जर्व भी करेगा फील्ड को और प्रोड्यूस भी करेगा फील्ड को। क्लियर हो गया। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाती है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, दूसरा, अगर चार्ज किसी पे है तो 100% वहाँ पे मास या मैटर होगा ही होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो हम बोल रहे हैं इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है मतलब ये मास मैटर है। अब जब ये मास मैटर होगा नहीं तो हम बोलेंगे किस पे चार्ज है, बोल ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पे चार्ज है तो उस चार्ज होने के लिए, उस चार्ज को होने के लिए वहाँ पे मास या मैटर होना ज़रूरी है। इसका मतलब चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब मास एग्जिस्ट करेगा। बट इसका रिवर्स नहीं ट्रू है, रिवर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोलें कि किसी के पास मास है तो चार्ज होगा ही होगा, नहीं। चार्ज है तो मास होगा ही होगा, 100% सही है। लेकिन मास है तो चार्ज होगा, दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, कुछ भी हो सकता है। तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू बट फॉरवर्ड इज ट्रू, मीन्स मास है तो चार्ज होगा ही होगा। क्लियर हो गया। ये आपका गलत है, चार्ज है तो मास होगा ही होगा, ये सही है आपका। क्लियर है। चलो, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ डेफिनेशंस है, कुछ डिफाइन करते हैं इसको। तो इसका सबसे पहले मैं स्टेटमेंट इसका लिखता हूँ, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मास। ध्यान दो, ड्यू टू विच it can produce or observe. It can produce or observe electric and magnetic effects, electric and magnetic effects in its surrounding। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको चार्ज डिफाइन करने के लिए आता है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब अंदर का प्रॉपर्टी, इनहेरेंट कहीं से इनहेरिट किया गया। इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मास ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस और ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग, अगर ये चार्ज है तो ये अपने सराउंडिंग में इधर उधर चारों तरफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और ऑब्जर्व कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इज ऑलवेज
with mass or matter. ठीक है, it is always associated with mass or matter. It is always associated with mass or matter. It is always associated with mass or matter. ठीक है, लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लाइन को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास और मैटर, इस लाइन को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए। ठीक है, इट इज always associated with mass और मैटर। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने पहले ही बता दिया था कि अगर मास होगा तभी वहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर पाएगा, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये है रिप्रेजेंटेशन। एंड यूनिट। रिप्रेजेंटेशन इसको Q और Q इस ढंग से करते हैं, एंड यूनिट्स आर, यूनिट्स क्या होती हैं? सबसे पहले SI यूनिट, दैट इज कूलम। SI यूनिट क्या होता है? कूलम। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इसको, तो उन्हीं के नाम पे इसका, उनके रिस्पेक्ट में इसका यूनिट जो है कूलम रखा गया। जैसे न्यूटन ने किया था तो न्यूटन जो फोर्स होता है उसका यूनिट न्यूटन रखा गया उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है? कूलम। अब और भी यूनिट होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज ESU, ऐसा लिखा रहेगा आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट दैट इज EMU। ये सब भी यूनिट यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद ESU बाई EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹। ठीक है, EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹, और शायद 10 होता है, ये चीज़ आप देख लेना। तो 3 × 10⁹ और 10, ठीक, ये इसका यूनिट होता है, रेशियो होता है। तो ये चार्ज का यूनिट हो गया। ठीक है, चार्ज के बारे में हमने बताया। चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है, या हम बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है। क्लियर है? तो इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट अब इसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन के बाद, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? कुछ आपको पता है? नहीं पता? चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है?
इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है भाई? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट एम्प्लाइज वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, and this is called additive property। इसी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर होना चाहिए, स्केलर है। स्केलर मतलब डायरेक्शन नहीं है, कैसे भी ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर डायरेक्शन होगा मीन्स वेक्टर होगा तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर का रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर नहीं स्केलर है, तो किसी भी ढंग से आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसीलिए लिखा है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब भाई? देखो, जैसे आप इसके पहले क्लास 11th में पढ़ते आए होगे, तो क्लास 11th के बाद ये टॉपिक है। क्लास 11th पढ़ते आए होगे मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। मीन्स चार्ज अभी जो है 10 कूलम मान लो चार्ज है, तो 10 मिनट बाद भी वही होगा, 10 घंटे बाद भी वही होगा, 10 दिन बाद भी वही होगा, ठीक है। तो चार्ज हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है? हम ये बोल सकते हैं समेसन क्यू इनिशियल आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू समेसन क्यू फाइनल आई इज इक्वल टू 1 to n, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, इस इक्वल दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। अगर ऐसा है तो इसका मतलब चार्ज क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, मिटा दे इसको। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा? जैसे आप 11th में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, एनर्जी इज क्वांटाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि उसकी जो एनर्जी है, नेक्स्ट लेवल की जो एनर्जी है, वो पहले वाले जो लेवल बेसिक लेवल है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। क्वांटा पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 100 पैकेट बनाना है तो एक एक पैकेट करके ऐड करते चले जाओ, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जैसे हमें अभी क्या है, 50 पैसे 25 पैसे नहीं चलते हैं, अभी केवल 1 रुपी चलता है। हमें 10 रुपये बनाना है तो हम 1 रुपी के 10 कॉइन्स ले लेंगे। 100 बनाना है 1 रुपीज़ के 100 कॉइन्स। ऐसा नहीं आपको बोलेगा 1/2 कॉइन बनाओ, 1/2 रुपी बनाओ, 1/3 रुपीज़ बनाओ, कैसे बनेगा? क्योंकि वो चलता नहीं, वो नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 100 रुपीज़ है वो 1 रुपये के क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। इसी तरह से यहाँ चार्ज क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो पर्टिकुलर किसी चार्ज के क्वांटाइजेशन फॉर्म में होगा,
ठीक है। तो किसके क्वांटाइजेशन फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन के क्वांटाइजेशन फॉर्म में होता है, ठीक है। दिस एम्प्लाइज क्यू चार्ज, जो क्यू है दिस इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई क्या है? ई की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? एन की वैल्यू +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। दिस एन विल नॉट इक्वल टू +-1/2 +-1/3 +-4/5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है? नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब चार्ज फ्रैक्शन वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू, चार्ज जो है फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता है, ठीक। चलिए, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। दिस एम्प्लाइड चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट will be integral multiple of charge on electron मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। वो कभी फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं होगा, समझ में आ गया। जैसे मान लो किसी पे एक चार्ज दे दिया, बोला इतना कूलम चार्ज है। पहले आप चेक करो क्या वो चार्ज एग्जिस्ट करता है। कैसे करोगे? उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। अगर वैल्यू आपकी इंटीजर आ रही तब तो एग्जिस्ट करेगा, अगर वैल्यू फ्रैक्शन आ रही तब तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लें। न्यूमेरिकल भी आता है, कई बार चार्ज दिया रहता है, पता लगा वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल नहीं होता है वो। क्लियर हो गया? दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी। अब आते हैं इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, या ये बोल सकते हैं सिमिलर चार्जेज कैन अट्रैक्ट ईच अदर and dissimilar charges repel each other. So this is very important property. Similar charges attract each other and dissimilar charges उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, नॉट अट्रैक्ट, सॉरी फॉर दैट। सिमिलर चार्जेज क्या होता है? रिपेल ईच अदर, और ये क्या करते हैं? डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। मतलब क्या हुआ? जैसे अगर चार्ज ये है, ये एक चार्ज Q है, ये दूसरा चार्ज Q है, ध्यान दो, तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। ये चार्ज और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? इधर फोर्स लगाएगा। अब डिसिमिलर की बात करें, ये चार्ज है, ये -Q है, ये +Q है, तो ये क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ ये -Q को अपनी तरफ खींचेगा ये, और ये वाला क्या करेगा? इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। क्लियर हो गया?
तो यहाँ अट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे रिपेल, क्योंकि सिमिलर चार्जेज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फोर्स प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट एंड रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से आपको मैं सारी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 करके कर दूंगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई है। बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 4 प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ता है, तो उसका 2 मास आपको मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लिखने जा रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is invariant। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज इनवेरिएंट है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है टाइम के साथ या रेफरेंस फ्रेम के साथ चेंज नहीं होता है। इसका मतलब समझ में आया? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में चेंज नहीं होता है। ठीक, दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक चार्ज will not varies with frame of reference and time। मीन्स ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे हम कोई चार्ज मेजर कर रहे हैं तो 10 कूलम है, एरोप्लेन मेजर करेंगे तो 20 कूलम हो जाएगा, नहीं, वहाँ भी 10 कूलम ही होगा। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर यहाँ पे 10 कूलम है तो एरोप्लेन में भी 10 कूलम आएगा, मून पे जाओगे वहाँ भी 10 कूलम आएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज इनवेरिएंट। दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, ये हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर एक सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा और चेंज कर दें। यहाँ पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर mass of the charge bodies will also varies। ठीक, इम्पोर्टेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट से चार्ज निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में ऐड हो रहा तो जिससे निकल रहा उसका मास कम होगा और जिसमें ऐड हो रहा उसका मास बढ़ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट है। यहाँ से मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, तो ये जो m1 है ये डिक्रीज कर जाएगा और ये जो m2 है ये इंक्रीज कर जाएगा। कितने से? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg से। मास ऑफ हालांकि बहुत कम है, नेग्लेजिबल अमाउंट है, बट चेंज होगा, मास इसका बढ़ जाएगा, इतने अमाउंट से इसका मास कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मास भी वैरी करता है ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफ़र।
ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र मास ऑफ द चार्ज बॉडीज विल आल्सो वेरीज। ठीक है, मास भी वेरी होगा, कैसे होगा वो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 6th प्रॉपर्टी है। अब आते हैं 7th प्रॉपर्टी पे, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। 7th प्रॉपर्टी देखिए, 7th प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी क्या है देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज produces only electric field, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्टैटिक चार्ज है वो क्या करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और मूविंग चार्ज एट कांस्टेंट स्पीड, कोई चार्ज है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है, जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। और एक्सिलरेटिंग चार्ज will produce electromagnetic wave, very important। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो सोर्स है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, ना कि कांस्टेंट स्पीड चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटिंग चार्ज है, ना कि स्टैटिक और कांस्टेंट स्पीड मूविंग चार्ज। केवल एक्सेलरेटिंग चार्ज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकता है। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपसे पूछे हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप बता सकते हो कि वी कैन एक्सेलरेट द इलेक्ट्रिक चार्ज, देन वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये सारे सोर्स हमने आपको बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 7th के बाद 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी है हमारा एट प्रॉपर्टी। ठीक, 8th प्रॉपर्टी है 1 कूलम चार्ज can produce approximate 10 power 11 field lines। 1 कूलम जो चार्ज होता है वो 10 पावर 11 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है। इसका प्रूफ मैं गॉस लॉ में दे दूंगा। ठीक है, गॉस लॉ में इसको दे देंगे, कैसे ये 10 पावर 11 फील्ड लाइंस आती हैं। ठीक है, दिस इज 8th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है अभी तक की। ठीक है, अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज will always resides on outermost surface of conducting charge
बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ कंडक्टिंग चार्ज बॉडीज। अगर कोई भी कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है, मेटल है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है, उस पर अगर आप चार्ज ट्रांसफ़र करोगे तो वो जो चार्ज है वो अंदर ना रुक के हमेशा कहाँ पे आएगा, उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे आएगा। कैसे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब होता क्यों है, ये होता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, ये होता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। म्यूचुअल रिपल्सन कैसे, देखो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र किया, ये बहुत सारे चार्ज आपने ऐसे रख दिए, ठीक है, बहुत सारे चार्ज आपने रख दिए। अब देखो होगा क्या, इन सब में ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। अब इसमें क्या होगा, आपस में म्यूचुअल रिपल्सन, सिमिलर टाइप के म्यूचुअल रिपल्सन, भागना शुरू करेंगे और अब इसका सिचुएशन ये बन जाएगा, सिचुएशन ये बन जाएगा, और जो चार्ज हैं वो इस तरह से आउटर मोस्ट सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। सरफेस पे आ जाएंगे क्योंकि उससे बाहर जा नहीं सकते, तो सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। दिस इज़ ड्यू टू पूछा जाता है ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। मान लो कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा क्यों हो रहा, कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे क्यों रिसाइड कर रहा है, तो आप बता सकते हो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, इसलिए चार्ज क्या होता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर एक डिवाइस बेस्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर में यही होता है, आप इस चीज़ को, हालांकि अब सिलेबस से हट गया है, तो वान डी ग्राफ जनरेटर में यही कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हो गया, हमेशा क्या होता है, जो चार्ज होता है आउटर मोस्ट सरफेस पे होता है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 10th प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो देखिए हमने 9 to 10 प्रॉपर्टी आपको करा देंगे। ये 10 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको 4 प्रॉपर्टी, कोई भी 4 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। तो 10th प्रॉपर्टी देखिए, 10th प्रॉपर्टी है हमारा, 10th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज on conducting body follow the law sigma proportional to 1/r। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है, सिग्मा क्या है भाई, यहाँ पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा जो है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आर क्या है, आर है आपका लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको मैं समझा देता हूँ एक डायग्राम से, ये आप देख सकते हो। ये कोई मान लो एक ऐसा डायग्राम है, ऐसे मान लो, ठीक। अब क्या कर रहे हो आप, इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, चार्ज क्यों क्या कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो। अब चार्ज देखो, अब यहाँ पे हम कई सारे इसमें कर्वेचर बना देते हैं। सबसे पहला कर्वेचर है ये वाला, आप ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा सर्कल बनेगा इस तरह से। इसी तरह यहाँ वाला देखो, ये वाला यहाँ पे एक ऐसे बड़ा सा बनेगा। इसी तरह यहाँ देख लो, ये यहाँ पे और बड़ा बनेगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे बनेंगे। तो इसका रेडियस हमने R1 ले लिया,
इसका रेडियस हमने R2 ले लिया और इसका रेडियस हमने R3 ले लिया, ठीक है। ऐसे मान लो बहुत सारे लोकल सर्कल बनेंगे, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। तब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो R1 है दिस इज लेस देन R2, दिस इज लेस देन R3। और अगर इस लॉ को देखो, लॉ में क्या है, सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर R। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये इस सीरीज में है तो सिग्मा 1 क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे रेडियस कम है वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे रेडियस कम है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है वो चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा इस एंड पे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जहाँ रेडियस कम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज का एक्यूमुलेशन, उसके बाद क्या होगा, दूर दूर होगा, उसके बाद दूर दूर होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दूर दूर, यहाँ थोड़ा पास पास सेकेंड रेडियस है, फिर दूर दूर, और कुछ इस तरह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको चार्ज की 10 प्रॉपर्टीज़ बताया हूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, दैट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम क्रिएट कैसे करते हैं, मीन्स एक बॉडी में चार्ज है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है, उसमें हम चार्ज को क्रिएट कैसे करते हैं। तो चार्ज क्रिएशन के 3 मेथड होते हैं, चार्ज क्रिएशन के 3 मेथड होते हैं। प्रॉपर्टीज आप सारे नोट कर लेना, अच्छे से कर लेना। 10 प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता दिया है। तो अब जो हम करेंगे वो क्रिएशन ऑफ चार्ज 3 ढंग से क्रिएट करते हैं। एक होता है बाय टचिंग मेथड, मान लो ये चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, इसको हम इस पर टच करा दें तो जो चार्ज इसमें क्रिएट होगा वो होगा टचिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड बाय कंडक्शन। कंडक्ट करा रहे हैं, टच करा रहे हैं इसको। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जब टच कराएंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। चार्ज का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, जिसका हाई पोटेंशियल होगा। भाई जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही तो कर पाएगा, जिसका पोटेंशियल ही कम होगा वो कैसे ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो ये होगा हमारा टचिंग मेथड में। इसके बाद सेकंड मेथड आता है रबिंग मेथड। रबिंग मेथड मतलब ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है, हमने क्या किया, इसको ऐसे रब किया, ऐसे रब किया। जब ऐसे रब करेंगे तो होगा क्या, कुछ चार्ज इसका उसमें जाएगा या उसका कुछ चार्ज इसके साथ आ जाएगा। तो चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, एक नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव बनेगा। क्लियर हो गया। और ये होता है फ्रिक्शन मेथड में यूज होता है। फ्रिक्शन में रबिंग क्या, फ्रिक्शन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। दिस इज द रीजन, क्योंकि जब रब करेंगे तो चार्ज टूटते हैं, चार्ज टूटने से क्या होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स आप एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इसीलिए फ्रिक्शन क्या होता है, कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्लियर हो गया। रबिंग मेथड, रबिंग मेथड में एक बॉडी आपका इंसुलेटर होना जरूरी होता है, एक बॉडी आपका इंसुलेटर होना जरूरी होता है। थर्ड मेथड आता है बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, इसको दूर दूर रखा है, ऐसे रखा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है, नहीं तो इंडक्शन होगा ही नहीं। पास में थोड़ा सा करके टच नहीं कराना है, ऐसे रखना है। तो अब इस बॉडी में ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, इस बॉडी में जो चार्ज इंड्यूस होगा, इसकी वजह से इंड्यूस होगा, उसको इंड्यूस चार्ज बोलेंगे। तो ये 3 मेथड है, ये 3 मेथड को नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, तो क्रिएशन करेंगे इसके बाद, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स डेवलपमेंट, कैसे चार्ज को हम डेवलप करेंगे, ठीक है। बाय कंडक्शन मेथड, बाय रबिंग मेथड, बाय इंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, इसको हम टचिंग मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टचिंग मेथड। मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे हम टच कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, टचिंग मेथड। बाय रबिंग में क्या हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन मेथड, इसको टच नहीं कराते, ये टच करते हैं, इसमें रब करते हैं, ऐसे फ्रिक्शन करते हैं। और इंडक्शन है, इसमें टच नहीं करते, नॉन टचिंग मेथड है, इसमें टच नहीं करते, दूर दूर से करते हैं, ठीक है। अब दोनों को, तीनों को 1 बाय 1 करके कर लेते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि ये आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले कंडक्शन मेथड करते हैं। कंडक्शन मेथड में देखो क्या है, हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, ये मान लो एक चार्ज बॉडी है, ठीक। यहाँ पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है,
चार्ज यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है। ठीक, अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज मतलब क्या होता है भाई? अनचार्ज का मतलब हो गया न्यूट्रल बॉडी। अनचार्ज बॉडी मतलब, अनचार्ज बॉडी का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये न्यूट्रल है, मतलब इस पे जो Q चार्ज है, Q इनिशियल क्या है? 0, और इस पे कितना चार्ज है? वो Q ले लिया, तो टोटल Q इनिशियल कितना आ गया भाई? ये आ गया Q प्लस 0, ये मान लो Q2, तो कितना आ गया? कैपिटल Q। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको कनेक्ट करना है। ये स्विच है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है? एक कंडक्टिंग वायर है, तो इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो आप देखो क्या होने का ये वाला है। इसमें क्या होने वाला देखो, यहाँ नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? चार्ज बॉडी बन के ये निकलेगा। चार्ज्ड बॉडी बन के ये निकलेगा। मीन्स यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, और बाद में ये कनेक्शन हम कट कर देंगे। मान लो ये A था, ये B था, ये A है, ये B है। अब मान लो इस पे चार्ज क्या है? मान लो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र हुआ Q, तो यहाँ पे कितना चार्ज बचा? Q माइनस Q। कितना चार्ज बचा? Q माइनस Q। और टोटल फाइनल चार्ज देख लो आप, Q फाइनल क्या हो जाएगा? टोटल Q फाइनल क्या आ जाएगा? Q माइनस Q प्लस Q दैट इज इक्वल टू Q। अगेन वही है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन, ये दिखाई दे रहा क्या? नीचे वाला, नीचे वाला दिखाई दे रहा क्या? ठीक है, दिखाई दे रहा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम्प्लाई चार्ज विल बी कंजर्व्ड, जो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, चार्ज विल बी कंजर्व्ड। क्या होगा यहाँ पे? इक्वेशन 1 और 2 क्या बता रहे हैं? चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। समझ में आ गया? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। दिस इज चार्ज क्रिएशन बाय कंडक्शन मेथड। अब सेकेंड आते हैं फ्रिक्शन मेथड। हटा दें इसको, ठीक है। चार्ज क्रिएशन बाय फ्रिक्शन मेथड या रबिंग मेथड। इसमें क्या होगा? देखो, ये एक सरफेस है, यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, इसको हम ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, तो देखो होगा क्या? स्लाइड करने के बाद यहाँ पे ऐसे चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, बाय रबिंग। दिस इज बाय रबिंग क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट रबिंग मेथड्स हो गया। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाय इंडक्शन मेथड। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इंडक्शन मेथड में देखो क्या है? बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है बेटा? देखो, इंडक्शन मेथड में हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, नॉन टचिंग है। इंडक्शन मेथड में ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, आप जो पहले से कर रहे थे, ये एक चार्ज बॉडी है। ये एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी को जब हम पास में ले आएंगे तो देखो क्या होगा? पास में ऐसे हम लेके आ गए,
पहले ये अनचार्ज बॉडी इस तरह से था, मान लो आप इस तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमारा बॉडी बी है अनचार्ज। अनचार्ज बॉडी है, वही बॉडी अब हम इसके पास में लेके आ रहे हैं। ये ए है, ये बी है। तो अब देखो क्या होगा, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव को। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सारे इधर आ जाएंगे भाग के, सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड चार्ज पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड चार्ज पोलराइजेशन। अभी चार्ज तो क्रिएट हुआ नहीं, ये ए था, ए बी था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए को ऐसे रहने दो, ए में कुछ नहीं करना है, ए जैसे था वैसे ही है। ए में कुछ नहीं किया हमने, ए जैसे था वैसे ही है। लेकिन बी में देखो हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। बी वाले में क्या किया हमने, अर्थिंग कर दिया। देखो ये स्विच है। अब होगा क्या, इधर थे हमारे नेगेटिव, इधर थे पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक, ये सिचुएशन थी। ये ए था, ये बी था। ठीक, अब देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा भाई, दिखाई दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर ये सारे, ये अर्थिंग है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थ, अर्थिंग, अर्थ। हमने क्या कह दिया, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है, अभी इसको डिटेल में भी हम बताएंगे, इसका सिंबल होता है, अर्थ का सिंबल होता है इस तरह से, यह इसको लिखा रहता है GND, ग्राउंडिंग। अर्थ का मतलब होता है कि इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ये क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, V, जीरो। अर्थिंग का मतलब होता है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और अर्थ में ह्यूज इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। दैट मीन्स अर्थ हैज़ इनफाइनाइट कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो ये बहुत सारे चार्ज को होल्ड भी कर सकता है और चार्ज को दे भी सकता है रिक्वायरमेंट पे। अब जैसे इसको रिक्वायरमेंट पड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में है। अर्थ क्रस्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धीरे धीरे ड्रिफ्ट करेंगे, यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे। अब ये स्विच को हमने क्लोज कर दिया, मूव करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे मूव करते हुए आएंगे और ये जो पॉजिटिव है सबको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और फाइनल हमारा जो चार्ज बॉडी बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। देखो ये चार्ज बॉडी आएगा और उसमें अब क्या मिलेगा, केवल नेगेटिव चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और इस पर जो चार्ज ये आया है ये इंड्यूस चार्ज है। ये क्या है आपका, इंड्यूस्ड चार्ज, ये है इंड्यूस्ड चार्ज, इम्पोर्टेंट है, ये इंड्यूस्ड चार्ज है इस पे जो आया है अभी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव आया और जो हमने चार्ज बॉडी लिया था वो कैसा था, पॉजिटिव था। इसका एक फार्मूला है, आप डायग्राम बना लो, मैं फार्मूले से बताता हूँ इसको। ठीक है, फार्मूला क्या है, देखो ये हमारे पास चार्ज बॉडी था, इसमें हमने चार्ज जो दिया था वो ये था। अब ये जो दूसरा बॉडी है जिसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है, जिसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ है QI, इंड्यूस चार्ज, इसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस चार्ज, क्योंकि टच नहीं कराया है, इसको दूर रखा है, इंड्यूस चार्ज। और इसकी वैल्यू आई -(Q1 - 1/K).
ये इंड्यूस चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू आई क्या है, माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। के क्या है यहाँ पे, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे हम इसको ज़्यादा डिटेल में आपको समझाएंगे। ये क्या होता है, दिस इज डिफाइंड फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, एंड दिस के इज इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस और एयर, and k is equal to infinite for conductor। ध्यान देना, कंडक्टर के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 1 होता है एयर या फ्री स्पेस। एयर या फ्री स्पेस के लिए 1 होता है, और कंडक्टर के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दो, कंडक्टर में अगर यहाँ इनफाइनाइट रख देंगे तो नेगेटिव जितना चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज उस पर इंड्यूस हो जाता है। तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जितना चार्ज, मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज Q है पॉजिटिव, मान लो ऐसे पॉजिटिव है, तो दूसरे वाले में कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस का इतना, कितना, माइनस Q। दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज क्यों आया इतना, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर। तो दो कंडक्टर अगर हम पास में रख देंगे, एक चार्ज एक अनचार्ज, तो जो अनचार्ज है उसमें उतना ही इक्वल चार्ज, अपोजिट चार्ज, उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्रिएशन बाय इंडक्शन मेथड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम कूलम्स लॉ का इसमें देंगे आपको, ठीक है, कूलम्स लॉ स्टार्ट कर देंगे।